मलका हुक्म देगी तो मुझे एतराज न होगा। क्या खूब, तो चलें, फिर हम आतिशकदे की जानिब चलें, मलका ने कहा और तख्त से उतर के मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरे बदन में अंगड़ाइयां टूटने लगी, आग की हालत जाग उठी मेरे बदन को जिला बख्शने वाली। और फिर यूनान के आतिशकदे अच्छे होते होंगे, यकीनन आग जवान होगी। बदन में अनोखी अंगड़ाइयां समेटे हुए मैं मलका के साथ चलता रहा। अक्कम में ज़ाबलान और उसका गिरोह आ रहा था। इसके पीछे मलका के खास खुद्दाम जो उसके मुहाफिज भी थे। मैंने साफ महसूस किया था कि मलका की कैफियत कुछ बदली हुई है, यानी रात को जो वो थी दिन में ना थी। नाश्ते के वक्त भी उसका रवैया ठीक था, लेकिन अब वो अचानक बदली बदली से लगने लगी थी। और फिर दूर से आतिशकदे को देखकर मेरी बाहें खिल उठी। खूब था जिसकी तपिश दूर दूर तक महसूस हो रही थी। इबादतगाह ही थी जहां बहुत से पुरोहित नजर आ रहे थे। सबने खूनखार मलका को ताजीम दी। मलका ने किसी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। वो आतिशकदे के नजदीक जा खड़ी हुई थी। आग की तमतमाहट उसके चेहरे से आया थी। समंदर वाले, क्या तू इस आग से खौफजदा नहीं है? मलका ने कहा। हरगिज नहीं, लेकिन आग में दाखिल होने से कबल इन लोगों को तेरी जमानत पर छोड़ जाऊंगा। ज़ाबलान वगैरह? हाँ, मजाल है जो कोई इख्तिलाफ करे, तब इंतजार फजूल है, मैंने कहा और आतिशकदे में छलांग लगा दी। बेशुमार चीखें निकल की। आग कुछ और बुलंद हो गई थी और मेरे मुंह से सिसकारियां निकल रही थी। किस कदर जवान आग थी। मेरे मसामात ने मुंह खोल दिए थे, वो आग जज्ब कर रहे थे और मुझे लग रहा था जैसे मैं एक नौज़ायदा हूं, अभी अभी पैदा हुआ हूं, दुनिया की चालाकियों से सख्तियों से नाआशना, अनोखी कैफियतें लिए हुए। आग से निकलने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अब मैं अहमक ज़ाबलान के बारे सोच रहा था जो मुझसे शर्त हार गया था, लेकिन इस बेवकूफ बूढ़े से मुझे क्या पुरख्वाहिश हो सकती थी? उसे मारकर मुझे क्या मिलता? हाँ, जिस सलानूस को बचाना चाहता था सो मैं बूढ़े को झूठा साबित करके बचा सकता था। हालांकि बूढ़े का इल्म झूठा नहीं था। उसने उस वक्त भी मेरे बारे ठीक बताया था और किसी अहले इल्म को कत्ल करना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं इसे माफ कर दूंगा। और प्रोफेसर आग तो मेरी रूह को जिंदा कर देती थी। आग तो मुझे ज़र्फ देती थी। कैसा भी वक्त हो, कैसा भी माहौल हो, मैं सदियों पुराना बन जाता था। चुनाचे मैंने फैसला किया मैं बूढ़े ज़ाबलान को माफ कर दूंगा। फिर जब मैं आग से सैर हुआ तो बाहर निकल पड़ा और जब मैंने आग से बाहर कदम रखा तो बेशुमार दहशत ज़दा चीखें सुनाई थी। मलका शहबाज़िया शायद मेरी जिंदगी की तरफ से नाउमीद होकर वापस चल पड़ी थी। पुरोहितों की दहशत ज़दा चीखें सुनकर वो चौंक पड़ी और मुझे देखकर शशतर रह गई। यही कैफियत ज़ाबलान और उसके साथियों की थी। मलका शहबाज़िया अपना रुतबा भूल कर मेरी तरफ तोड़ पड़ी थी। वो पागलों की तरह आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। फिर उसने उंगली से छू कर मेरे आतिशी बदन की गर्मी महसूस की। फिर मेरे सीने पर अपना हाथ फेरने लगे। तुम जिंदा हो समंदर वाले, तुमने पहले से भी ज्यादा हसीन लग रहे हो समंदर के भासी। अरे तुम्हारा बदन तो पहले से कहीं ज्यादा चमकदार मालूम हो रहा है, लेकिन तुम्हारी उम्मीद तो टूट गई थी। तुम शायद मेरी जिंदगी से मायूस होकर वापस चल पड़ी थी। हाँ, मैं इसे इनकार नहीं करूंगी, लेकिन तुम तो और अनोखे हो गए। शहबाज़िया ने बेख्तियार होकर मेरे सीने पर चेहरा रख लिया। वो अपना रुखसार मेरे सीने से रगड़ रही थी। उसे पुरोहितों और नजूमियों की भी कोई परवाह नहीं की थी। सबके सब बदहवास नजर आ रहे थे और उनकी हैरत कम नहीं हो रही थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ऐसे कैसे हो सकता है? उफ, आग से जिंदा बचाने वाले, ये कैसे मुमकिन है? तुम इसके अलावा भी जो चाहो इम्तिहान ले सकती हो। मैंने झूठ नहीं कहा था। बेशक तू झूठा नहीं है, मैं तो एतराफ करती हूँ तू झूठा नहीं है। ज़ाबलान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ज़ाबलान, मलका नफरत से बोली। बिलाशुबा वो इसी बात का मुस्तहिक है कि तू उसे और इसके साथियों को उठाकर आग में फेंक दे। समंदर वाले, तू शर्त जीत के आए, इन्हें आग में फेंक दे। तब मैंने ज़ाबलान और उसके साथियों के चेहरे देखे। सबके सब दहशत से जर्द हो रहे थे। इनके बदन कांप रहे थे और वो खौफ भरी निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैं इन सबको माफ करता हूँ, मैं इनकी जिंदगी नहीं लूंगा। क्या? मलका हैरत से बोली। क्या तू इन्हें जिंदा छोड़ देगा जो तुझे झूठा कह रहे थे? हाँ, मैंने आज तक खुद से कमजोर इंसानों को कत्ल नहीं किया। नहीं समंदर वाले, ये अच्छी बात नहीं, लेकिन मैंने इन्हें माफ कर दिया है। मैं माफ नहीं करूंगी। क्यों? इन्होंने मुझे झूठी इतला दी है, मेरे हाथों से मुकद्दस सलानूस की तौहीन कराई है। अगर इस अजीम और बेगुनाह इंसान ने मुझे बद्दुआ दे दी तो इसे बाइज्जत तौर से रिहा करा दे। इसकी शिकायत खत्म हो जाएगी। मैंने उसे मशवरा दिया, लेकिन अब मैं इनकी जिंदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और मैं इनकी मौत का। मैंने जवाब दिया, मैं तुझे हुक्म देती हूँ समंदर वाले। शहबाज़िया झल्ला कर बोली। मैं इसे मानने से इनकार करता हूँ। शहबाज़िया चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगी। उसकी खूनखार निगाहें मेरे चेहरे पर जम गई, फिर गर्दन से फिसलती हुई मेरे सीने पर और फिर पूरे बदन से गुजर गई। तब उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। सुना तुमने ज़ाबलान, समंदर वाले ने तुम्हारी जान बख्शी कर दी। आओ सब मेरे साथ आओ, आओ तुम भी आओ समंदर वाले। मैंने अपना हुक्म वापस ले लिया है। ज़ाबलान और उसके साथ ही मुझे दुआएं देने लगे। मलका में लेकर वापस अपनी इशरत कदे में पहुंच गई। तब उसने ज़ाबलान वगैरह को बैठने का इशारा किया और फिर सूरत को मुखातिब किया जिसके कान में उसने कोई बात कही थी। ज़ाबलान और उसके साथियों की शरबत वगैरह से तवाज़े करो, बैठ जाओ समंदर के बेटे, तुम तो वाकई अजीम हो। लेकिन अफसोस कि मैंने तुम्हारे जैसा ज़र्फ नहीं पाया और मैं बैठ गया। मैंने इस वक्त मलका की बात पर गौर नहीं किया था। वैसे
मैंने उसकी चाहत, उसकी पसंद में बेपनाह इजाफा किया, लेकिन मलका ने अपने लिए शराब तलब की और खादमाओं ने उसके और मेरे लिए शराब मुहैया कर दी। मैं मलका के साथ शराब से चुगल करने लगा। जाबलान और उसके साथियों ने शरबत पी लिया और फिर जाबलान ने मलका से इजाजत चाही। हाँ, तुम जा सकते हो, मलका शिपाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा और जाबलान जमीन पर हाथ टेक कर उठ गया। मलका उन्हें गौर से देख रही थी। तब मैंने अचानक जाबलान को बैठते देखा और उसके दोनों हाथ घुटनों पर पहुंच गए थे। अरे अरे, उसके मुंह से निकला, ये क्या हुआ? न सिर्फ जावलान बल्कि उसके दूसरे साथियों की भी यही कैफियत थी। वो सब कुत्तों की तरह हाथ और पांव जमीन पर टिकाए हुए थे। उनकी जुबानें बाहर निकल आई थी। ये क्या है? मैंने चौंक कर मलका से पूछा। मर रहे हैं सबके सब, कुत्तों की मौत। मलका मुस्कुराते हुए बोली, अरे मगर कैसे? मैंने इन्हें जहर दिलवा दिया है। उसने लापरवाही से जवाब दिया और मैं साकत रह गया। मैं पटी पटी निगाहों से उन मरते हुए इंसानों को देखने लगा। अगर मैंने जिंदा छोड़ दी थी समंदर वाले तो मैं सुकून की नींद नहीं सो सकती थी। उसने कहा, तुमने मुझे जहर क्यों नहीं दिया? तुम्हें? वो गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, मैं तुम्हें जहर नहीं दे सकती। तुमने शायद खुद को महसूस नहीं किया कि तुम क्या हो। हालांकि तुम मेरे नाफरमान हो। पूरे मुल्क में तुम्हें कोई मेरा नाफरमान नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने तुम्हारी इस हरकत को अच्छी निगाह से नहीं देखा है। बार बार में तोहीन मत करो समंदर वाले, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। यानी गहरी सांस ली। बहरहाल वो मर गए थे और अब मैं इन्हें जिंदगी नहीं दे सकता था ना मलका। चुनाचे मैंने मसलहतन उन्हें भूल जाना मुनासिब समझा। मुझे ये माहौल पसंद नहीं आ रहा, यहाँ से निकल चलो, मैंने कहा। अच्छा, कैसे मर दो? शेरों के शेर मरने वालों से घबराते हो? चलो, वो हंसते हुए बोली। मेरा ज़हन तो बेहद खराब था, लेकिन अब मैं खुद पर जबर करने का आदी भी हो गया था। चुनाचे मैंने इस वाक्य को ज़हन से निकाल दिया। दूसरे कमरे में बैठकर हम दोनों ने खूब शराब पी और मलका मस्त होगी। तुम इनके मौत से नाखुश हो समंदर वाले? उसने मेरे निशाने पर मुंह रखते हुए कहा। हाँ, तो मैं तुम्हें कैसे खुश करूं? क्या रक्सो सुरूर की महफिल लगवाऊं? लेकिन रात होने ही वाली है, वक्त आने ही वाला है। रात होने तो, लेकिन मुझे तुम्हारी सर्दमहरी पसंद नहीं। सलानूस के लिए तुमने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं। क्या उसे भी जहर दिलवाओगी? वो सच्चा है इसलिए नहीं। तब फिर उसे रिहा करो, तुम खुश हो जाओगे। मेरा इससे क्या वास्ता? तुम्हारी मर्जी है। मेरी मर्जी से तुमने इन्हें माफ नहीं किया। अब मैं क्या कहूँ? ओह, मैं सलानूस को तुम्हारे हुक्म से रिहा कर देती हूँ, तुम खुश हो जाओ, उसने कहा। और फिर उसने ताली बजाकर खुद्दाम को बुलाया और उन्हें सलानूस की बाइज्जत रिहाई का हुक्म दिया। मैंने सुकून की सांस ली थी। इसके बाद मैंने उससे बेइल्तफाती का मुजाहरा नहीं किया। बहरहाल मेरा काम बन गया था। रात हुई, रक्स सरूर की महफिल जमी, ऐसी ही महफिल जैसी मैंने पिछली रात देखी थी, जिसमें एक नौजवान को वहशियाना तौर पर कत्ल किया था। इस वक्त भी बहुत से फनून पेश किए गए और फिर हम ख्वाबगाह में पहुंच गए। शराब का खुमार और फिर मेरे आती बदन का नशा शिपाजिया तो बेहाल हो गई थी। वो शिद्दत जज्बात से दीवानी हो गई। उसने मेरी गर्दन में बाहें डालते हुए कहा, समंदर वाले, अगर आग तुम्हें जला देती तो मैं तुम्हारे लिए कम करती। इस रात की रंगीनियां आग की नजर हो जाती। कैसी हमाकत की थी मैंने, कैसा बेजोखी का काम किया था। क्या तुम्हारे ज़हन में ख्याल था कि आग मुझे जला देगी? मैंने पूछा। हाँ, कौन था जिसे यकीन ना होता, लेकिन तुम्हारे दिल ने यह कैसे गवारा कर लिया? मैं खुद क्या करूं? मुझे मरने वाले बहुत पसंद हैं। मुझे तुम्हारी मौत का यकीन था। क्या मतलब? मैं चौंक कर बोला। हाँ, मैं तुम्हारी मौत चाहती थी। मैं क्या करूं समंदर वाले? किसी के मरने का मंजर, किसी की अजियतनाक मौत का तसव्वुर मेरे लिए बहुत दिलकश होता है। मेरी सबसे बड़ी, सबसे अजीज आरजू ये होती है कि कोई मर जाए, वो जो मुझे पसंद हो, वो जिसके लिए मैं तड़पूं। चुनाचे मैंने तुम्हारे बारे में भी यही सोचा था। मैंने जानबूझकर तुम्हें मौत देने की कोशिश की थी समंदर के बेटे। और मैं इस अनोखी औरत के बारे सोचने लगा। बिलाशुबा उससे ज्यादा हैरत अंगेज औरत मैंने नहीं देखी थी। बहरहाल हस्बे मामूल वो रात भर मेरे पहलू में रही और खुद सोई, न मुझे सोने दिया, और फिर सुबह की रोशनी में वो सो गई। मैं भी आराम करता रहा था। सलानूस और उसके भतीजियों को रिहा कर दिया गया था। मैं बदस्तूर मलका के साथ था। वो मुझे एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ती थी। अक्सर सैर को निकलती तो मैं भी उसके साथ होता। यहाँ तक कि एक दिन फिर मैंने उस जहाज की सैर की जिसे मैंने सलानूस के ठिकाने पर देखा था और जिस पर मैंने खासी तफरीह की थी। लेकिन आज मेरी हैसियत दूसरी थी। आज मैं मलका का मंजूर नजर था। सैर करते हुए मलका ने मुझे आवाज दी, समंदर वाले। उसने बड़े प्यार से कहा था, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? हाँ, तुम्हें एहसास नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे लिए किस कदर बेचैन थी? कौन सी बातें तुम्हें बेचैन करती थी? मैंने पूछा। तुम्हारा गरूर। क्या मतलब? तुमने मेरे बोसे को ठुकरा दिया था। ओह, तुम आज भी गलत सोच रही हो शिपाजिया। अगर वो बोसा तुम्हारी शिकस्त ना होता तो मैं उसे जरूर हासिल करता। क्या तुमने अपनी दुनिया में जाकर मुझे याद किया था? हाँ, अक्सर। क्या तुम भी मुझे चाहने लगे थे? वो मसरूर अंदाज में बोली। शायद इस एतराफ से उसे बहुत सुकून मिल रहा था। क्यों नहीं, तुम दुनिया की हसीन तरीन औरत हो और तुम कायनात के हसीन मर्द। उसने वफूर मोहब्बत से मुझे लिपटा लिया और फिर हज़ियानी अंदाज में बोली, लेकिन काश मेरी जलील फितरत मुझे मजबूर ना करे। काश मैं तुम्हारी जिंदगी के दर पे ना हो जाऊं। और मैं हैरान निगाहों से उसे देखने लगा। काफी देर तक जैसे वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करती हुई फिर गहरी सांसें लेकर मेरी तरफ देखने लगी। समंदर वाले, इसने धीमी आवाज में पुकारा, तुम्हारा कोई नाम नहीं है? है, मैंने इत्मीनान से कहा। अरे क्या सच? हाँ, मैंने जवाब दिया। तो तुमने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही नहीं। कैसे अजीब हो तुम, कैसे अनोखे हो तुम। हाय, कैसी तहज्जुब की बात है कि तुम्हारा नाम है मेकारा।
मैंने जवाब दिया। ओह, बेहद पुरस्कार। दरहकीकत समंदर की जमीन का नाम मालूम होता है, लेकिन बेकारा, पानी में तुम्हारी जैसी मखलूक तो मौजूद नहीं है। फिर तुम्हें यह नाम किसने दिया? मछलियों ने, समंदर के कीड़ों ने, मैंने जवाब दिया। और शुबे की निगाहों से वो मुझे देखने की। ये कैसे मुमकिन है? या फिर तुमने अभी तक अपनी हकीकत भी मुझसे छुपाई है अपने नाम की मानिद? ऐसी बात नहीं है शिफाजिया, तो तुम्हारा ताल्लुक समंदर की सरजमीन से है। हाँ, तुम शुबे की मंजिल में दाखिल हो गई हो। हाँ, और चाहती हूँ कि तुम समंदर की तह में चले जाओ। यकीन दिलाने के लिए मैंने किसी बात से इनकार किया है? मैंने कहा और खड़ा हो गया, लेकिन उसके साथ ही जैसे उसे होश आ गया, वो जल्दी से खड़ी होगी और उसने पूछ से मुझे पकड़ लिया। अरे नहीं, सुनो, मैं दीवानी हूँ। मैंने अपना ये हुक्म भी वापस लिया। तुम खो गए तो फिर मैं तुम्हें कहाँ पाऊंगी? रहने दो समंदर वाले, रहने दो मेकारा, बस रहने दो। और मैंने शाने हिला दिए। बज़ाहिर उसके पास रहने की अब कोई वजह नहीं थी, लेकिन सच बात यह है कि प्रोफेसर, कि मैं उस अनोखी औरत में दिलचस्पी ले रहा था। मैं उसके खूनखार फितर में दिलचस्पी ले रहा था और मेरे दिल में उसके साथ मजीद कुछ वक्त गुजारने की ख्वाहिश थी। और अपनी इसी ख्वाहिश की वजह से मैं अभी तक उसके साथ था। ये तो मेरी बात थी, लेकिन महल के दूसरे लोग भी हैरान थे। शायद शिफाजिया को कोई महबूब इतने तवील अरसे तक उसके साथ नहीं रहा था। सो एक रात इस अनोखी औरत की अनोखी फितरत फिर उठ कर आई तो उसे रक्स की महफिल में मुझे जहर दे दिया। लेकिन जाहिर है ऐसी बेकार चीजें मेरे ऊपर असरअंदाज नहीं होती। उसने खुद ही शदीद हैरत का इजहार किया था और अजीब हंगामा रहा। फिर सारी रात वो मेरे सीने से चिमटती रोती रही कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता। सच बात है कि उस औरत ने मेरे ज़हन की चोले हिलाती थी और अब मैं सोचने लगा था कि यहाँ से निकल ही चला जाए। शायद मैं यहाँ से निकल ही जाता कि यहाँ एक और कहानी शुरू होगी। इतने दिनों से मैं मलका शिफाजिया के साथ था, लेकिन इस दौरान ना तो मैंने उसे कभी शाह माराथन के पास जाते देखा और ना कभी वो शाह माराथन ही उसके पास आया। ऐसा लगता था जैसे दोनों के दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं। लेकिन इस सुबह मलका शिफाजिया मेरे पैरों में बैठी पलों से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि एक चौबदार ने आने की इजाजत तलब की। आ जाओ, क्या बात है? मलका नरम लहजे में पूछा। इस वक्त इस पर खुशगवार कैफियत तारी थी। शाह माराथन महल में तशरीफ लाए हैं। ओह, कब? शिफाजिया ने चौंक कर पूछा। अभी चंद साथ कबल। लेकिन क्या पहले कोई इतला न थी? नहीं। कहाँ तक पहुंचे वो? अभी महल के इब्तदाई हिस्से में। अच्छा, मैं इनकी वजीराई करूंगी, मलका ने कहा और उठ खड़ी हुई। उसने माजरत हमें निगाहों से मेरी तरफ देखा। मेकारा, तुम ख्याल तो नहीं करोगे? ओह नहीं मलका, बहरहाल वो तुम्हारा शौहर है। हाँ, दुनिया की निगाहों में, मलका ने कहा और बोली। तो मुझे इजाजत है? शौक से मलका, मैंने जवाब दिया और वो चली गई। शाह माराथन को मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे उससे कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। होगा कोई बेगैरत सा बेतुका सा शख्स है। चुनाचे में आराम करता रहा। मलका दोपहर तक वापस ना आई। मैंने खाना भी तनहा खाया। शाह माराथन के बारे में अलबत्ता इतलात मिल रही थी को अभी महल ही में है। दोपहर ढले मलका वापस आई और आते ही मुझसे लिपट गई। वो इतनी देर की गैर मौजूदगी पर मुआज़रत का इजहार कर रही थी। मैंने फराग दिली से उसे मुआफ कर दिया। लेकिन ये शाह माराथन को अचानक तुम क्यों याद आ गई? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। वो मर्दनुमा ऐसा इंसान है, उसके ख्याल में शमोका मेरी गिरफ्त में आ सकता है। क्या मतलब? हमें कैकास की पहाड़ियों का सफर करना होगा, मलका ने कहा। तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसे देखते हुए कहा। अरे हाँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम समंदर के इंसान। अब तुम क्या जानो कि शमोका ने माराथन की रातों की नींद हराम कर दी है। बाकी तुम्हें क्या मालूम कि उसने आहिस्ता आहिस्ता बेशुमार फौजियों को हलाक कर दिया और गौर तो करो, उसके गिरोह ने एक भरी पूरी बस्ती पर हमला करके हमारा एक मजबूत गढ़ सामुकास तबाह कर दिया है। शराब व शबाब कर रसिया माराथन इससे कबल इतना परेशान कभी ना हुआ होगा जिस कदर आजकल है। अरे तुम उसकी शक्ल देखते मुझे तो हंसी रोकना मुश्किल हो रही थी, इसलिए ना हंसी के बुरा मान जाएगा। इसके बावजूद मैं शमोका के बारे में कुछ नहीं जान सका। मैंने कहा, ओह हाँ, तो मैं तुम्हें तफसील बता रही थी। शमोका माराथन का दुश्मन है। खूब, लेकिन क्यों? बस वो माराथन की हुकूमत बदल देना चाहता है। ओह, तो वह बागी है, पक्का बागी। और दिलचस्प बात यह है कि पुश्त उसकी बगावत नाकाम है। ओह, तो ये कोई पुश्ती मामला है? हाँ, बहुत पुरानी बात है। ईरानियों और इथिनियों के दरमियान खौफनाक जंगें हो रही थी, लेकिन फिर इनके दरमियान सुलह होगी। इस सुलहनामा का नाम सुलहनामा कंपोन था। यह सुलहनामा यूनानियों के लिए बाइस फख्र था और इसकी रोह से ईरानी फौज साहिल इंजीन से कम 3 यौम के कूच के मुकाम पर रहती और इसका बेड़ा सिवाय फासलीस और हत्ता के अंदरूनी जजायर से जनूब मशरिक और शुमाल में बहरा सूद के सिवाय बहरा इंजीन में न आने पाएगा। इसका बानी कैमून था, लेकिन शमूका के अजदाद भी साहिब इज्जत लोगों में से थे। सुलहनामा पर उनकी राय जरूरी न समझी गई और उन्होंने कैमून से दुश्मनी ठान ली। चुनांचे ये दुश्मनी पुश्त दर पुश्त से चल रही है। कैमून की मौत के बाद शमूका के अजदाद ने चोरा पुश्ती की और ईरानियों से और भी जंगें हुई, लेकिन फिर शमूका के अजदाद पर काबू पा लिया गया और माराथन के अजदाद ने इस सुलहनामे की तजदीद की। लेकिन इस वक्त से शमूका के खानदान की माराथन के खानदान से दुश्मनी चली आ रही है।
और मौजूदा पुश्त के दुश्मन माराथोन और शमोका है। लेकिन पिछली कई सदियों से शमोका का खानदान में शमोका जैसा जरी और खतरनाक शख्स कोई पैदा ना हुआ था, या फिर शायद माराथोन के खानदान में माराथोन से ज्यादा बुज़दिल और ऐश परस्त कोई ना पैदा हुआ होगा, इसलिए बात बढ़ गई है। खूब, लेकिन अब माराथोन क्या चाहता है? बाकी की सरकोबी क्या इसके लिए फौजें नहीं मुकर्रर की फिर नाकाम रहा? शहबाजिया ने जवाब दिया, वजह शमोका की चाबक दस्ती, दलेरी, माराथोन की ऐश परस्ती और काहली। खूब, लेकिन अब वो क्यों जागा है? इसलिए कि पानी सर से बुलंद हो चुका है। और चाहता क्या है? मैंने पूछा। मेरी मदद चाहता है, शहबाजिया ने जवाब दिया। क्या ये एक और अहमकाना कदम नहीं है? नहीं, शहबाजिया ने मेरे अल्फाज को शायद अपनी तौहीन समझा था। आखिर क्यों? जो काम वो अपनी फौजों से नहीं ले सका उसे तुम्हारे सपुर्द कर रहा है, इसलिए कि वो मेरी कुव्वत से वाकिफ है। शहबाजिया ने गरूर से कहा, और तुम शायद शमोका को अपने हुस्न के जाल में फांस कर कैद करना चाहती हो। निकल सकेगा वो मेरे शिकंजे से? शहबाजिया ने फखरिया मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। बहरहाल तुम कब रवाना हो रही हो? तुमसे क्या मुराद है? हम नहीं कहोगे तो क्या मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। शहबाजिया के साथ काफी वक्त गुजर चुका था। चोरा से भी एक वादा किया था, अब उस वादे को पूरा कर दिया जाए। खामखा वक्त जाया करने से क्या हासिल? मुमकिन है कोई नई कहानी शुरू हो जाए और मैं इस कहानी में उलझता हूँ। क्यों, तुम मेरा साथ छोड़ दोगे? नहीं, लेकिन मैं यही तुम्हारी कामयाबी और वापसी का इंतजार करूंगा, और यहाँ पहाड़ों पर मैं तनहा रहूंगी, यही बेहतर होगा। क्यों? शमोका मेरी मौजूदगी में तुम्हारे पास आने में गुरेज करेगा। तन्हाई में तुम उसे अच्छी तरह अपने शिकंजे में कर सकती हो। ओह, मैं समझी, शायद तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, यही समझ लो। लेकिन ये सिर्फ सोचो मैं कारा कि क्या हम एक बागी की गिरफ्तारी चाहते हैं, माराथोन के खौफनाक दुश्मन को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए अगर ये चाल चली जा रही है तो मसलहतन इसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए। मलका ने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, और मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। बेशक ए अहमक औरत, मैं इस गद्दे से रकावत महसूस कर रहा हूँ। मैंने दिल ही दिल में सोचा, भुदो में कारा, मेरे साथ चलोगे ना? ठीक है शहबाजिया, तेरी यही मर्जी है तो मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। और फिर एक छोटा सा लश्कर के कास की पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। लश्कर के साथ सिपाहियों की तादाद सिर्फ 4 थी, बाकी गुलामों और कनीजों का गिरोह था। और सामान्य ताइश ऐशो इशरत की कौन सी चीज नहीं थी जो शहबाजिया ने साथ न ली हो। बहरहाल खूबसूरत रथ तवील सफर के लिए चल पड़ा। अहमक मलका ने मुझे रथ में सफर करने की पेशकश की थी, लेकिन अब मैं इतना अहमक भी नहीं था। मैंने घोड़े की पुश्त ही पसंद की थी। अक्सर मेरा घोड़ा मलका के रथ के साथ साथ ही होता और मलका रथ की झालरों से मुस्कुरा कर मुझे देखती। बहुत से गुलाम और खास तौर से सिपाही मेरे सूरत आशना तक न थे। वो मुझे हैरत से देखते थे कि कास की पहाड़ियों का सफर काफी तवील था। रथ ने रास्ते में 3 पड़ाव किए थे। रातों को जहां कयाम हो जाता वहां रक्सो सुरूर की महफिल जमती, शराबों के दौर चलते और सफर करने वाले मस्त हो जाते। फिर रात होती, मैं होता और मलका से पास गया। खतरनाक औरत को तो दुनिया की किसी बात की परवाह ही नहीं थी। मैं भी किसी हद तक मुतमईन था। बहरहाल यहाँ से वापसी के बाद ही सही, चोरा से किए हुए वादे को पूरा करने के अलावा और कोई काम तो था नहीं। बिलाखिर तवील सफर के बाद एक दोपहर हम दरे में दाखिल हुए और शहबाजिया ने बताया कि अब शमोका का इलाका शुरू हुआ है और काफी दूर है इतन से। हाँ, लेकिन इसकी पहुंच भी बहुत दूर तक है। क्या वो पहाड़ियों में रहता है? पहले बस्ती में रहता था, लेकिन अपनी सरगर्मियां शुरू करने से कुछ कबल उसने ऐसे लोगों को साथ लिया जो उसके बिल्कुल अपने थे और केकास की पहाड़ियों में मुंतकिल हो गया। इन्होंने पहाड़ियों के सुराग तलाश कर लिए हैं और इनमें अपनी बस्तियां बसाई हैं। इन बस्तियों तक फौजियों की पहुंच बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। ओह, मैंने इस गुफ्तगू में दिलचस्पी महसूस की। क्या केकास की पहाड़ियां नाकाबिले अबूर हैं? हाँ, अभी तुम देखोगे, बड़ी दुश्वार गुजार पहाड़ियां हैं। मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मेरे ज़हन में एक सवाल उभरा था। क्या? यही कि माराथोन के पास फौज तो काफी है, एक बार वो पूरी कुव्वत से इन पहाड़ियों पर हमला क्यों नहीं करता? फौज इन पहाड़ियों पर चढ़कर एक एक सुराग को टटोल ले। अब बागियों की तादाद इतनी ज्यादा भी नहीं होगी। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन माराथोन बजाते खुद भी कम हिम्मत है। यही बात हो सकती है। बहर सूरत, जो काम वो नहीं कर सका मैं करूंगी। एक बात अब भी मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? तुम क्या उसके सारे साथियों को खत्म कर दोगी या गिरफ्तार कर लोगी? ज्यादा से ज्यादा शमोका तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। ओह, वही तो इनका रूह रवां है। अगर वो कब्जे में आ जाए तो समझो बगावत खत्म हो गई। खूब, मैंने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। लेकिन अब मेरे जहन में भी शमोका से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। कौन है ये शख्स और क्या ये अपने मिशन में सादिक है? दूसरी बात ये कि क्या वो इस अहमक शहबाजिया के काबू में आ जाएगा जो बहुत ज्यादा गलतफहमी का शिकार थी। बिलाशुबा मलका शहबाजिया हसीन थी, वह मुतनासिबुल अज़ा थी, पुरकशिश शख्सियत के मालिक थी, लेकिन इस कदर भी नहीं कि इंसान उसे एक निगाह देखकर अक्ल व होश से बेगाना हो जाए। क्या शमोका इतना ही अहमक है? बहरहाल इस सवाल का जवाब भी जल्द ही मिल जाने वाला था। दर्रा खत्म हो रहा था। अब छोटे छोटे पहाड़ी कोहान चारों तरफ बिखरते नजर आ रहे थे। साहिमाइल पत्थरों की इन छोटे छोटे पहाड़ों के दूसरी तरफ मुझे उसी रंग की एक तहद्दी निगाह दीवार नजर आई और मैंने गहरी सांस ली। तो ये थी केकास की पहाड़ियां। बिलाशुबा बड़ी सख्त जगह थी। जहां तक निगाह दौड़ाओ, सुर्खी माइल स्याह पहाड़ी फैले हुए थे।
इनकी बुलंदी भी बहुत ज्यादा थी। चारों तरफ छोटे छोटे धब्बे नजर आ रहे थे। गालबन ये पहाड़ी गारों के दाने थे, लेकिन हम लोग पहाड़ी के दामन में नहीं रुके और उसके साथ साथ एक तरफ चलते रहे। गालबन रुक किसी खास सम था और थोड़ी देर के बाद वो खास समत नजर आ गई, जहाँ पहाड़ियों में छोटा सा सफेद झरना बेहद हसीन नजर आ रहा था। आबशार के कुर्बो जवार में सब्जा उगाया था, लेकिन चूंकि अव्वल तो आबशार छोटा था और दूसरा इलाका भी पथरीला, इसलिए सब्जा दूर तक नहीं फैल सका था। मुझे भी इस चटियल इलाके में यह झरना बेहद पसंद आया और मैं दिलचस्पी से उसे देख लगा। कैसी जगह है मैकारा? मलका ने पूछा। बेहद खूबसूरत दिखने। क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से मालूम था? हाँ, ये इलाका हमारा देखा पाला हुआ है। बहरहाल हसीन जगह है, मैंने कहा और मलका अपने गुलामों को देखने लगी, जिन्होंने झरने के साथ ही खूबसूरत जगह पर खैमा लगा दिया था और अब इससे काफी नीचे अपने खैमे इस्तादा कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद हम इस खामे में फरोखश हो गए। तुम्हारे साथ इस जगह के हुस्न को 4 चांद लग गए हैं, मलका ने मेरे सीने पर सर रखते हुए कहा। मेरा ख्याल है इन सब्जाजारों का हुस्न तुमसे जिला पा रहा है। मैकारा चिपाजिया ने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी और बोली, लेकिन मैं उदास हो गई हूँ। क्यों? मैंने पूछा। तुम मेरे साथ इस खैमे में न रह सकोगे। ओह, शायद चमूका की वजह से। हाँ, मनहूस माराथन ने इस बार एक खराब और नापसंदीदा काम मेरे सुपुर्द किया है। कोई बात नहीं है शिपाजिया, बहरहाल में कुछ वक्त तो मिलेगा। क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? क्या चमूका का कत्ल होगा? हाँ, अगर वो गिरफ्तार न हो सके तो कत्ल कर देना मुनासिब होगा। यकीनन हमारे साथ कोई लश्कर नहीं है। चमूका इस बात से बेफिक्र होगा कि इस पर लश्कर कशी की जाएगी। वो यकीनन इधर आएगा और मैं उसे अपने जाल में फांसूंगी, लेकिन अगर वो काबू में ना आ सका तो फिर हमारे तीरंदाज तैयार होंगे। खूब, लेकिन जरूरी है कि वो तनहा ही आए। ये वक्त की बात है मैकारा, जैसे हालात होंगे वैसा ही किया जाएगा और मैं बहरहाल इन मामलात के माहिर हूँ। मैं खामोश हो गया। शिपाजिया के मामलात जो हो सकते तो वही रहे। कनीजों और गुलामों की काफी तादाद थी, शराबो कबाब वाफिर थी, उसे सबको खुल खेलने की इजाजत दी थी। मशलों का शहर आबाद कर दिया गया और साजों की आवाजें खुश्क और बेरंग पहाड़ों के दिलों को बरमाने लगी। मुतरिबाओं की हसीन आवाजें हवाओं के दोष पर तैरने लगी और रकासों की घुंघरुओं की छनकार पत्थरों से टकराकर खनक पैदा करने लगी। बड़ा हसीन समा बन गया था, लेकिन रात के आखिरी पहर में नशे में चूर होने के बावजूद मलका होश में रही। मैकारा, मुझे गम है कि हसीन मौसम की यह हसीन रात मैं तुम्हारी आगोश में नहीं गुजार सकूंगी। ओह, तुम मोहतात रहना चाहती हो शिपाजिया? हाँ, तब ठीक है, लेकिन मुझे कहाँ कयाम करना होगा? मेरे खैमे के अक्कम में तुम्हारे लिए खैमा इस्तादा कर दिया गया है।